गुड मॉर्निंग। अच्छा बैठ जाइए। थैंक यू मैम। अमरजीत, हमारे एक प्रश्न का उत्तर दो। जब आप छठी कक्षा में थे तब से अब तक आप में कोई विशेष परिवर्तन आए हैं? भौतिक परिवर्तन, यानी जिन्हें हम देख सकते हो। मैडम, हमारी लंबाई बढ़ गई है। मैडम, इसकी तो आवाज भी बदल गई है। अरे, इसकी तो हल्की हल्की दाढ़ी मूंछ भी आ गई है। प्रयास, तुम क्या सोच रहे हो? मैम, ऐसे परिवर्तन तो हम सभी में आए हैं, किसी में कम तो किसी में ज्यादा। केवल अमरजीत के ही साथ तो ऐसा नहीं हुआ। हाँ प्रयास, तुमने बिल्कुल ठीक कहा। तुम और तुम्हारे साथी बड़े हो रहे हैं और उनमें अनेकों प्रकार के परिवर्तन होने स्वाभाविक है। इसे वृद्धि कहते हैं। वृद्धि? मैं कुछ समझा नहीं मैम, प्लीज जरा विस्तार से समझाइए। प्रयास, तुम बैठो। आज मैं आप सबको उन सभी परिवर्तनों के बारे में विस्तार से समझाऊंगी जिनके कारण बच्चा वयस्क हो जाता है। वृद्धि एक प्राकृतिक प्रक्रम है जिसके कारण किसी जीव की आकृति और आकार में परिवर्तन होते हैं। यह वृद्धि जीव के जन्म से ही होने लगती है। शिशु में वृद्धि धीरे धीरे होती है, लेकिन 10 या 11 वर्ष की आयु के बाद वृद्धि तेजी से होती है और बच्चों में यह वृद्धि शारीरिक परिवर्तन के रूप में साफ दिखाई देने लगती है। इसी आधार पर ही मनुष्य के जीवन काल को विभिन्न अवस्थाओं में बांटा गया है। विवेक कुमार श्रीवास्तव के चैनल में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो को देखने के साथ साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। धन्यवाद। ऐसे ही और बाल्यावस्था, किशोरावस्था, प्रौढ़ावस्था और वृद्धावस्था। बच्चे के जन्म से 11 वर्ष तक की अवधि को बाल्यावस्था कहते हैं। 11 वर्ष से 18 या 19 वर्ष तक की अवधि को किशोरावस्था यानी एडोलेसेंस कहते हैं। 19 वर्ष से 60 वर्ष तक प्रौढ़ावस्था और 60 वर्ष से आगे की अवधि कहलाती है वृद्धावस्था। इन अवधियों में शारीरिक और मानसिक परिवर्तन होते रहते हैं। तो बच्चों, अब आप बता सकते हैं आप किस अवस्था में हैं? यानी बालवस्था को तो मैं पार कर चुका हूँ और अब मैं किशोरावस्था में हूँ। वेरी गुड प्रयास। जीवन काल की वह अवधि जब शरीर में ऐसे परिवर्तन होते हैं जिनके परिणाम स्वरूप जनन परिपक्वता आती है, किशोरावस्था यानी एडोलेसेंस कहलाती है। यह अवस्था 11 वर्ष की आयु से प्रारंभ होकर 18 या 19 वर्ष की आयु तक रहती है। यह परिवर्तन लड़के और लड़कियों दोनों ही के शरीर में आते हैं। किशोरों को टीनेजर्स भी कहा जाता है। टीनेजर्स क्यों? क्योंकि यह अवधि अंग्रेजी के 13 से 18 या 19 वर्ष की आयु तक होती है, इसीलिए इसे टीन एज कहते हैं। मैम, क्या किशोरावस्था की अवधि लड़के और लड़कियों में समान होती है? नहीं प्रयास। मैम, किशोरावस्था के दौरान मनुष्य में होने वाले परिवर्तनों को थोड़ा विस्तार से समझाइए। किशोरावस्था में मनुष्य के शरीर में अनेकों परिवर्तन होते हैं। ये परिवर्तन यौवन आरंभ का संकेत है। इस अवधि में लड़के और लड़कियों की जनन क्षमता का विकास होता है। यौवनारंभ के दौरान शरीर की लंबाई में एकाएक वृद्धि हो जाती है। ये सबसे अधिक दिखाई देने वाला परिवर्तन है। हाथ और पैरों की अस्थियों की लंबाई में भी वृद्धि होती है। यहाँ लड़के और लड़कियों की आयु के साथ लंबाई में वृद्धि की औसत दर को दर्शाया गया है। क्या यहाँ तुम बता सकते हो
कि 12 वर्ष की आयु में लड़कों की या लड़कियों की किसकी लंबाई में अधिक वृद्धि हुई है? मैम, लड़कियों की लंबाई में अधिक वृद्धि हुई है। 12 साल की आयु में एक लड़का अपनी पूर्व लंबाई का 84% लक्ष्य प्राप्त करता है, जबकि एक लड़की अपनी पूर्ण लंबाई की 91% तक पहुंच जाती है। वेरी गुड प्रयास, तुमने सही बताया। इस चार्ट की सहायता से तुम अपने किसी भी मित्र की पूर्ण लंबाई का अनुमान लगा सकते हो। वो कैसे? इसके लिए हम इस सूत्र का प्रयोग करते हैं। पूर्ण लंबाई के लिए गणना वर्तमान लंबाई गुना 100 बटे में वर्तमान आयु में पूर्ण लंबाई का प्रतिशत। अब मैं आपसे एक प्रश्न पूछती हूँ। एक लड़का जिसकी आयु 9 वर्ष है तथा लंबाई 120 सेंटीमीटर है, वृद्धि काल की समाप्ति पर उसकी अनुमानित लंबाई क्या होगी? 160 सेंटीमीटर। वेरी गुड, बिल्कुल ठीक बताया। लेकिन मैम, क्या लड़कियां लड़कों की अपेक्षा तीव्र गति से बढ़ती हैं? प्रारंभ में लड़कियां लड़कों की अपेक्षा अधिक तेजी से बढ़ती हैं, लेकिन धीरे धीरे उनकी वृद्धि की दर कम हो जाती है। परंतु लगभग 18 वर्ष की आयु तक दोनों अपनी अधिकतम लंबाई को प्राप्त कर लेते हैं। मैम, मैं लंबा तो हो गया हूँ, लेकिन शरीर की तुलना में मेरा चेहरा छोटा है। ऐसा क्यों है मैम? प्रयास, इसमें चिंतित होने की कोई आवश्यकता नहीं है। शरीर के सभी अंग समान दर से वृद्धि नहीं करते। कभी-कभी किशोर के हाथ पैर शरीर के अन्य अंगों की तुलना में बड़े दिखाई देते हैं, परंतु बाद में दूसरे अंग भी वृद्धि कर शारीरिक अनुपात को संतुलित कर देते हैं और शरीर सुडौल दिखाई देने लगता है। मैम, हम देखते हैं कि किसी व्यक्ति की लंबाई उसके परिवार के किसी अन्य सदस्य के लगभग समान होती है। इसका क्या कारण है मैम? इसका कारण यह है कि सामान्यतः व्यक्ति की लंबाई माता-पिता से प्राप्त जीन पर निर्भर करती है, लेकिन वृद्धि की इस अवधि में उचित प्रकार का संतुलित आहार लेना आवश्यक है, तभी शरीर की वृद्धि में लाभ होता है। मैम, लेकिन लड़के और लड़कियों की शारीरिक आकृति में परिवर्तन एक जैसे तो नहीं होते। ऐसा क्यों होता है? प्रयास, तुमने बिल्कुल ठीक कहा है। यौवन आरंभ में लड़के के कंधे फैलकर चौड़े हो जाते हैं और लड़कियों में कमर का निचला भाग चौड़ा हो जाता है। वृद्धि के कारण लड़कों में शारीरिक पेशियां लड़कियों की अपेक्षा सुस्पष्ट एवं गठी दिखाई देती हैं। मैम, लड़के और लड़कियों की आवाज में भी परिवर्तन होता है। ऐसा क्यों होता है? यौवनारंभ में स्वर यंत्र या लैरिंक्स में वृद्धि का प्रारंभ होता है। लड़कों में स्वर यंत्र विकसित होकर अपेक्षाकृत बड़ा हो जाता है और यह गले के सामने की ओर उभरा दिखाई देता है। इसे एडम्स एप्पल या कंठमणि कहते हैं। लड़कियों में स्वर यंत्र लड़कों की अपेक्षा छोटा होता है, अतः बाहर से दिखाई नहीं देता। लड़कों का स्वर गहरा होता है और कभी-कभी आवाज फटने या भर्राने लगती है, लेकिन कुछ दिनों बाद स्वर सामान्य हो जाता है। सामान्यतः लड़कियों का स्वर उच्च तारत्व वाला होता है। मैम, मेरे कुछ साथियों के चेहरे पर फुंसियां हो गई हैं। ऐसा क्यों मैम? किशोरावस्था में श्वेत एवं तेल ग्रंथियों का स्राव बढ़ जाता है। कुछ व्यक्तियों में ये ग्रंथियां अधिक क्रियाशील हो जाती हैं, जिसके कारण चेहरे पर फुंसियां और मुहासे हो जाते हैं। किशोरावस्था में मादा और जननांगों का भी विकास होता है। मानव जननांगों का विकास? हाँ,
यौवनारंभ में नर और मादा जननांग पूर्ण रूप से विकसित हो जाते हैं। लड़कों के वृषण में शुक्राणु बनने लगते हैं और लड़कियों में अंडाणुओं का उत्पादन आरंभ हो जाता है। अंडाशय में अंडाणुओं का निर्मोचन यानी ओव्यूलेशन भी प्रारंभ हो जाता है। मैम, पिछले वर्ष से मेरे बड़े भाई के व्यवहार में काफी अंतर आ गया है, जबकि वह मेरे से केवल 2 वर्ष बड़ा है। ऐसा क्यों मैम? किशोरावस्था में व्यक्ति के सोचने विचारने में भी परिवर्तन आ जाता है। पहले की अपेक्षा किशोर अपने प्रति अधिक सचेत हो जाते हैं। उनमें बौद्धिक विकास भी होता है और उनमें सीखने की क्षमता सर्वाधिक होती है। कभी-कभी किशोर शारीरिक और मानसिक परिवर्तनों के कारण स्वयं को असुरक्षित महसूस करते हैं। ये परिवर्तन प्राकृतिक है। इस अवस्था में किशोरों को सही मार्गदर्शन की आवश्यकता होती है। मैम, यौन अवस्था में लड़कों के चेहरे पर दाढ़ी मूंछ आने लगती है, परंतु लड़कियों में ऐसा नहीं होता। क्यों? यौवनारंभ में लड़कों के चेहरे और सीने पर बाल आने लगते हैं। लड़कों और लड़कियों दोनों में ही बगल और जांघ के ऊपरी भाग में भी बाल आ जाते हैं। लड़कियों में स्तनों का विकास होने लगता है। इन लक्षणों को गौण लैंगिक लक्षण यानी सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स भी कहा जाता है। गौण लैंगिक लक्षण? मैं कुछ समझा नहीं मैम। इन लक्षणों का संबंध प्रजनन क्रिया से नहीं होता, लेकिन ये लक्षण लड़कों और लड़कियों की पहचान में अंतर करते हैं, इसीलिए इन्हें गौण लैंगिक लक्षण कहते हैं। मैम, यौवनारंभ में होने वाले इन परिवर्तनों का नियंत्रण कौन करता है? हार्मोन। यौवनारंभ में होने वाले परिवर्तन को नियंत्रित करते हैं हार्मोन। हार्मोन वह रासायनिक पदार्थ हैं जो अंतःस्रावी ग्रंथियों द्वारा उत्पन्न किए जाते हैं। तो क्या ये हार्मोन लड़कों और लड़कियों में भिन्न-भिन्न प्रकार के होते हैं? हाँ प्रयास, यौवनारंभ के साथ ही लड़कों में वृषण पौरुष हार्मोन टेस्टोस्टेरोन का स्राव आरंभ कर देता है। लड़कियों में यौवनारंभ के साथ ही अंडाशय स्त्री हार्मोन एस्ट्रोजन उत्पन्न करना प्रारंभ कर देता है। दुग्ध स्रावी ग्रंथियां भी विकसित हो जाती हैं। इन दोनों हार्मोनों के उत्पादन का नियंत्रण एक अन्य हार्मोन करता है, जिसे पीयूष ग्रंथि पिट्यूटरी ग्लैंड उत्पन्न करती है। मैम, जनन में हार्मोन की भूमिका को जरा विस्तार में समझाइए। देखो, अंतःस्रावी ग्रंथियों से स्रावित हार्मोन रुधिर प्रवाह द्वारा शरीर के विशिष्ट लक्ष्य स्थल डिफरेंट टारगेट साइट्स तक पहुंच जाते हैं। फिर लक्ष्य स्थल हार्मोन के प्रति अनुक्रिया करता है। वृषण और अंडाशय लैंगिक हार्मोन स्रावित करते हैं। पीयूष ग्रंथि द्वारा स्रावित हार्मोन पुरुषों में वृषण को टेस्टोस्टेरोन और स्त्रियों में अंडाशय को एस्ट्रोजन स्रावित करने के लिए उद्दीपित करते हैं। पीयूष ग्रंथि अनेक हार्मोन स्रावित करती है। उनमें से एक विशेष हार्मोन वृषण में शुक्राणु और अंडाशय में अंडाणु के परिपक्व होने को नियंत्रित करता है। मैम, क्या जनन काल एक बार प्रारंभ होने के पश्चात जीवन भर चलता रहता है? नहीं प्रयास, जनन काल मनुष्य में जीवन भर नहीं चलता। स्त्रियों में जननावस्था का प्रारंभ 10 से 12 वर्ष की आयु तक हो जाता है और सामान्यतः 45 से 50 वर्ष तक की आयु तक चलता है। युग्मक की परिपक्वता एवं उत्पादन की क्षमता पुरुषों में स्त्रियों की अपेक्षा अधिक अवधि तक रहती है। मैम, स्त्रियों में जननावस्था में क्या होता है? यौवनारंभ में अंडाणु परिपक्व होने लगते हैं।
लगभग 28 से 30 दिनों के अंतराल पर किसी एक अंडाशय द्वारा अंडाणु निर्मोचित होता है। इस अवधि में गर्भाशय की दीवार मोटी हो जाती है। यदि अंडाणु का निषेचन हो जाता है, तब युग्मनज विभाजित होकर अंडवाहिनी से होता हुआ गर्भाशय की दीवार पर स्थापित हो जाता है और एक निश्चित अवधि में पूर्ण विकसित बच्चा बन जाता है। और यदि अंडाणु निषेचित नहीं हो तब क्या होगा? यदि अंडाणु निषेचित नहीं होता है, तब गर्भाशय की दीवार का मोटा स्तर रुधिर वाहिकाओं सहित हट जाता है। इससे स्त्रियों में रक्तस्राव होता है, जिसे ऋतुस्राव भी कहते हैं। यह यौवनारंभ में शुरू होता है, जिसे रजोदर्शन यानी मीनार्की कहते हैं। लगभग 40 से 45 वर्ष की आयु में ऋतुस्राव होना बंद हो जाता है। इसे रजोनिवृत्ति यानी मीनोपॉज कहते हैं। प्रारंभ में ऋतुस्राव चक्र अनियमित हो सकता है, जिससे घबराना नहीं चाहिए। बाद में यह नियमित हो जाता है। मैम, पुरुषों में जन्मावस्था में क्या होता है? पुरुषों में यौवनारंभ में वृषणों में शुक्राणु बनने प्रारंभ हो जाते हैं। वृषण में शुक्राणु के परिपक्व होने को हार्मोन ही नियंत्रित करता है। पुरुषों में अनेकों शुक्राणु एक साथ उत्पन्न होते हैं। यह शुक्राणु जब अंडाणु से संयोग करता है, तभी निषेचन होता है और युग्मनज बनता है। इस शुक्राणु में उपस्थित गुणसूत्र ही बच्चे का लिंग निर्धारण करते हैं। वह कैसे? निषेचित अंडाणु यानी युग्मनज के गुणसूत्रों में जन्म लेने वाले शिशु के लिंग निर्धारण का संदेश होता है। यह संदेश निषेचित अंडाणु में धागे जैसी संरचनाओं यानी गुणसूत्रों में स्थित होता है। ये तो तुम जानते ही हो कि सभी मनुष्यों की कोशिकाओं के केंद्रक में 23 जोड़े गुणसूत्र पाए जाते हैं। इनमें से एक जोड़ी गुणसूत्र लिंग गुणसूत्र यानी सेक्स क्रोमोसोम्स होते हैं, जिन्हें एक्स और वाई कहते हैं। यह लिंग सूत्र स्त्री में 2 एक्स गुणसूत्र होते हैं, जबकि पुरुषों में इनमें एक एक्स और एक वाई गुणसूत्र होता है। अनिषेचित अंडाणु में सदैव एक एक्स गुणसूत्र होता है, परंतु शुक्राणु 2 प्रकार के होते हैं। एक प्रकार के शुक्राणुओं में एक्स गुणसूत्र और दूसरे प्रकार के शुक्राणुओं में वाई गुणसूत्र होते हैं। जब एक्स गुणसूत्र वाला शुक्राणु अंडाणु को निषेचित करता है, तो युग्मनज में 2 एक्स गुणसूत्र होते हैं। तब वह मादा शिशु में विकसित होता है। यदि अंडाणु को निषेचित करने वाले शुक्राणु में वाई गुणसूत्र है, तो युग्मनज नर शिशु में विकसित होगा। इसका मतलब तो जन्म से पूर्व शिशु के लिंग का निर्धारण उसके पिता के लिंग के गुणसूत्र द्वारा होता है, ना कि उसकी माता द्वारा। बिल्कुल सही बताया। इसीलिए यह धारणा गलत है कि बच्चे के लिंग निर्धारण के लिए उसकी माँ उत्तरदायी है। मैम, क्या हमारे शरीर में केवल लिंग हार्मोन और पीयूष हार्मोन ही बनते हैं? नहीं, हमारे शरीर में अन्य अंतःस्रावी ग्रंथियों द्वारा अन्य हार्मोन भी स्रावित होते हैं। जैसे थायराइड ग्रंथि से स्रावित होता है थायरॉक्सिन और अग्नाशय से इंसुलिन। एड्रिनल से एड्रेनलिन स्रावित होता है। ये सभी स्राव महत्वपूर्ण हैं और इनके असंतुलन से रोग हो सकते हैं, जैसे गॉइटर, जो थायराइड ग्रंथि द्वारा थायरॉक्सिन हार्मोन न उत्पन्न करने के कारण होता है।
मैम, तो इस रोग से बचने के लिए हमें क्या करना चाहिए? थायरॉक्सिन हार्मोन बनाने के लिए आयोडीन की आवश्यकता होती है, अतः हमें आयोडीन युक्त नमक ही खाना चाहिए। मैम, मैंने कई व्यक्तियों को स्वयं को इंसुलिन के इंजेक्शन लगाते हुए देखा है। इसका क्या कारण है? वे व्यक्ति मधुमेह यानी डायबिटीज से पीड़ित होते हैं, क्योंकि उनका अग्नाशय इंसुलिन हार्मोन का उत्पादन पर्याप्त मात्रा में नहीं कर रहा है। एड्रिनल ग्रंथियां ऐसे हार्मोन स्रावित करती हैं जो रुधिर में नमक की मात्रा को संतुलित करता है। एड्रिनल ग्रंथियां एड्रेनलिन नामक हार्मोन का स्रावण भी करती हैं, जो क्रोध, चिंता और उत्तेजना की अवस्था में तनाव को संयोजित करता है। थायराइड एवं एड्रिनल ग्रंथियां पीयूष ग्रंथि द्वारा स्रावित हार्मोनों द्वारा ही नियंत्रित होती हैं। पीयूष ग्रंथि वृद्धि हार्मोन भी स्रावित करती है। यह व्यक्ति की सामान्य वृद्धि के लिए आवश्यक है। मैम, क्या मनुष्य के अतिरिक्त अन्य जंतुओं में भी हार्मोन उत्पन्न होते हैं? हाँ, दूसरे जंतुओं जैसे कीट, मेढक, खरगोश, कुत्ता, बिल्ली आदि सभी में हार्मोन उत्पन्न होते हैं और वे उनके लिए भी बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। जैसे लार्वा से वयस्क बनने के परिवर्तन का नियंत्रण कीट हार्मोन द्वारा ही किया जाता है। मैं समझा नहीं। देखो, रेशम के कीट की इल्ली को वयस्क शलभ बनने एवं टेडपोल को वयस्क मेढक बनने के लिए अनेक चरणों से गुजरना पड़ता है। लार्वा से वयस्क बनने के इस परिवर्तन को कायांतरण कहते हैं। कायांतरण का नियंत्रण हार्मोन द्वारा ही होता है। जैसे मेढक में यह थायराइड द्वारा स्रावित थायरॉक्सिन हार्मोन द्वारा किया जाता है, और यदि जल में आयोडीन पर्याप्त मात्रा में नहीं होता तो टेडपोल वयस्क मेढक में परिवर्धित नहीं होता। मैम, हमें किशोरावस्था में स्वस्थ रहने के लिए किन-किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? किसी भी आयु के व्यक्ति को शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ होना बहुत जरूरी है। इसके लिए उसे संतुलित आहार लेना चाहिए, व्यक्तिगत स्वच्छता का ध्यान रखना चाहिए, शारीरिक व्यायाम करना चाहिए और नशीले पदार्थों का सेवन नहीं करना चाहिए। मैम, क्या किशोरों की पोषण आवश्यकताएं अन्य आयु वाले व्यक्तियों के समान ही होती हैं? देखो, किशोरावस्था में शारीरिक विकास तीव्रता से होता है, इसीलिए उन्हें पोषक पदार्थों की अधिक मात्रा में आवश्यकता होती है। अतः उन्हें संतुलित आहार लेना चाहिए। संतुलित आहार, यह क्या होता है मैम? संतुलित आहार का अर्थ है भोजन में सभी आवश्यक पोषक तत्व जैसे प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स, विटामिन्स और खनिज की पर्याप्त मात्रा होना। और मैम, ये पोषक तत्व हमें किस प्रकार के भोजन से प्राप्त होते हैं? रोटी, चावल, दाल, सब्जियां, फल, मांस और दूध, अंडा, इन सभी से हमारे शरीर को पोषक तत्व मिलते हैं। और दूध तो अपने आप में एक संपूर्ण संतुलित आहार माना जाता है। कार्बोहाइड्रेट्स जैसे शक्कर और वसा से हमें ऊर्जा मिलती है, तो दूध, मांस, नट, दालें हमें प्रोटीन प्रदान करते हैं। प्रोटीन शारीरिक वृद्धि के लिए बहुत आवश्यक है। मैम, फल व सब्जियों से हमें क्या मिलता है? फलों और सब्जियों से हमें विटामिन और खनिज पदार्थ मिलते हैं। ये हमें विभिन्न प्रकार की बीमारियों से बचाते हैं। लौह तत्व रुधिर का निर्माण करता है। मैम, लौह तत्व किस प्रकार के भोज्य पदार्थों में पाया जाता है? लौह तत्व वह पत्तीदार सब्जियों, गुड़, आंवला, संतरा,
मांस आदि में प्रचुर मात्रा में मिलता है। लेकिन आप शौक से क्या खाते हैं? चिप्स, चाउमीन, बर्गर, पैटीज, पिज्जा, जो कि जंक फूड हैं। खाने में तो ये बहुत स्वादिष्ट लगते हैं, परंतु इनमें पोषक पदार्थों की मात्रा पर्याप्त नहीं होती। इसीलिए इन्हें नियमित भोजन के स्थान पर नहीं खाना चाहिए। व्यक्तिगत स्वच्छता के लिए हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? किशोरों की श्वेत ग्रंथियां अधिक क्रियाशील होती हैं, जिसके कारण शरीर से गंध आने लगती है। अतः उन्हें प्रतिदिन एक बार स्नान अवश्य करना चाहिए। यदि शरीर के सभी भागों की सफाई नहीं रखी गई तो जीवाणु संक्रमण यानी बैक्टीरियल इन्फेक्शंस होने का खतरा रहता है। लड़कियों को ऋतुस्राव के समय सफाई का विशेष ध्यान रखना चाहिए। बीमार होने की अवस्था में डॉक्टर की सलाह लेनी चाहिए। मैम, स्वस्थ रहने के लिए शारीरिक व्यायाम की सलाह भी दी जाती है। किशोरों को किस प्रकार का व्यायाम करना चाहिए? सभी किशोरों को प्रतिदिन ताजी हवा में टहलना चाहिए, व्यायाम और योगाभ्यास करना चाहिए। अपनी रुचि के अनुसार नियमित रूप से विभिन्न खेल खेलने चाहिए। हाँ, और उन्हें नशीले पदार्थों से दूर रहना चाहिए। नशीले पदार्थ अर्थात ड्रग्स को बार बार लेने से इनकी लत पड़ जाती है। ये पदार्थ व्यक्ति के स्वास्थ्य और खुशी दोनों को ही बर्बाद कर देते हैं। किशोरों को इन पदार्थों का कदापि सेवन नहीं करना चाहिए। मैम, जब नशीले पदार्थ हमारे लिए हानिकारक हैं, तो व्यक्ति इनका सेवन क्यों करते हैं? बेटा, किशोर जिज्ञासु होते हैं, अतः कभी जिज्ञासा के कारण ड्रग्स का उपयोग करते हैं, तो कुछ किशोर अपने साथियों के दबाव में आकर भी ड्रग्स का उपयोग करते हैं और फिर उन्हें उसकी आदत पड़ जाती है। वास्तव में यह कमजोर मन की निशानी है। आपको दृढ़ निश्चयी होना चाहिए और इनके सेवन से बचना चाहिए। बच्चों, तुमने एड्स के विषय में तो सुना ही होगा। हाँ मैम, यह तो बड़ी खतरनाक बीमारी है। टीवी में अक्सर इससे बचने के लिए सावधानियां बताई जाती हैं। हाँ, एड्स अर्थात एक्वायर्ड इम्यून डेफिशिएंसी सिंड्रोम, यह बीमारी HIV ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस से होती है। इस बीमारी से पीड़ित व्यक्ति का प्रतिरक्षा तंत्र बहुत कमजोर हो जाता है, इसीलिए उसे शारीरिक और मानसिक आघात पहुंचता है। मैम, ये एड्स उत्पन्न करने वाला वायरस कैसे फैलता है? HIV वायरस का संक्रमण कई कारणों से होता है, जैसे ड्रग्स के लिए इस्तेमाल की जाने वाली सिरिंज द्वारा, शिशु में HIV पीड़ित मां के दूध द्वारा, HIV से पीड़ित व्यक्ति के साथ लैंगिक संपर्क स्थापित करने पर। इसीलिए तुम्हें एड्स फैलाने वाले कारकों से बचना चाहिए। बच्चों, किशोरावस्था एक जिम्मेदारी है जिसमें हमें सोच समझकर विवेकपूर्ण ढंग से हर कार्य करना चाहिए। और हमने आपको इनमें होने वाले परिवर्तनों के बारे में इसलिए बताया कि आपको कोई भ्रांति न रहे। ओके? थैंक यू मैम। धन्यवाद। ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए हमारे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं।